हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं कि मानते हैं एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं कि एक पर्सन है रमेश। ठीक है। उसके पास कुछ पैसे हैं और वो अपनी किराना स्टोर ओपन करता है। किराना स्टोर ओपन करता है। अब इनिशियल फेज में क्या होता है कि जब किराना स्टोर ओपन करता है तो रमेश अकेला ही जो है अपनी दुकान पे और अपने स्टोर पे काम कर रहा है। यहाँ पे उसके सामान रखा हुआ है और यहाँ पे उसका काउंटर है। ठीक है। कस्टमर आते हैं, इसको परचेज करते हैं सामान को। रमेश जो है सारे कैलकुलेशन एक पेपर बुक में करता है, नोटबुक में करता है, खुद ही माइंड कैलकुलेशन करता है और सामान पैक करके कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब सेम हम समझते हैं अब कंप्यूटर का कि जब हम बात करते हैं सिस्टम्स की, हमारे सर्वर की, तो सपोज़ करो आपने भी एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर इंजन अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाई और इस सर्वर पे लॉन्च कर दी। ये हमारा सीपीयू हो गया। ठीक है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल कर रहे हो, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल कर रहे हो। अब यहाँ पे रमेश के पास काफ़ी सारे कस्टमर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है कि रमेश को अपस्किल होना पड़ता है। मतलब इंस्टेड ऑफ नोटबुक, जहाँ पे वो नोटबुक में कैलकुलेशन करके बार बार बिलिंग करके दे रहा था, वो यहाँ पे अब कैलकुलेटर का यूज़ करता है। बिल को हाथ से बनाने की बजाय यहाँ पे प्रिंट मशीन और कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। पैकेजिंग के लिए वो प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है, जल्दी जल्दी सामान पैक करके कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन, इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। मतलब क्या कि जो आपका एग्जिस्टिंग सीपीयू है, एग्जिस्टिंग सीपीयू है, इसका आप क्या करते हो, अपना मेमोरी यूसेज बढ़ा देते हो, मेमोरी बढ़ा देते हो, रैम जो है बढ़ा देते हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब अपना इस मेमोरी सिस्टम को बहुत बड़ा कर देते हो। देन हमारे पास क्या होता है, अब सपोज करो रमेश यहाँ पे किराना स्टोर में वर्क कर रहा है, शॉप अच्छी चल रही है। अब वो चीज़ नोटिस करता है कि फेस्टिवल के सीज़न में काफ़ी सारे कस्टमर आने वाले हैं, फेस्टिवल के सीज़न में काफ़ी सारे कस्टमर्स आने वाले हैं। तो वो पहले से ही 1 केजी के राइस के पैकेट्स और 5 केजी के राइस के पैकेट्स को पैक करके रख लेता है जब उसके पास टाइम फ्री होता है। ठीक है। जैसे ये देन कस्टमर हैवी ट्रैफिक के टाइम पे क्या करता है रमेश, यहाँ पे सारे पैकेट जो ऑलरेडी पैक्ड है उसको सेल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या, आपका टाइम जो है बच गया। आपने पहले से ही डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है 1 केजी 5 केजी पैकेट में। तो सेम सीपीयू के लैंग्वेज में हम बोले और सिस्टम डिज़ाइन के कंसेप्ट में हम समझे, तो यहाँ पे पहले से ही आपने अपना सिस्टम में कैशे को स्टोर कर रखा है। तो लेट्स सपोज करो कि आपका एक मोबाइल फ़ोन है, आपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन करी। ठीक है। आप पहले प्रोडक्ट नंबर 1 पे गए, आपने उस पर क्लिक करा, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आपने इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 2 सिलेक्ट करा। देन आपको प्रोडक्ट नंबर 2 अच्छा नहीं लगा तो आप वापस से बैक चले गए। तो इस सारे अब टाइम में क्या प्रोडक्ट नंबर 1 को वापस से डीबी में डेटा फैच करोगे, इसको प्रोसेस करोगे, इन्वेंट्री में अवेलेबल है कि नहीं, देन आप उसकी सारी इमेजेस सब कुछ अपलोड करोगे? ऐसा नहीं करोगे। आप बेसिकली क्या करोगे, प्रोडक्ट 1 को कैशे में स्टोर कर लोगे। जैसे ही जो आपका कस्टमर और क्लाइंट है बैक बटन पे क्लिक करेगा मोबाइल फ़ोन के, तो उसको जल्दी से डेटा लोड हो जाएगा। तो मतलब क्या, यहाँ पे आपने कैशिंग लगा रखी है, डेटा को प्री प्रोसेस करके रखा हुआ है, पहले से ही प्रोसेस डेटा आप शो करा रहे हो। ठीक है। आगे चलते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे आपकी स्टोर एकदम रमेश की बढ़िया चल रही है, लेकिन एक दिन रमेश जो है बीमार पड़ जाता है। अब यहाँ पे रमेश जब बीमार पड़ गया तो उसकी स्टोर तो वो क्लोज नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टाफ को अपने साथ रख लेता है। अब जब भी रमेश कहीं बिजी या बीमार रह हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा बैकअप जो में इसने स्टाफ रखा हुआ है वो काम करेगा। तो सेम हम सीपीयू के लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं बैकअप सर्वर। बैकअप सर्वर मतलब हम पहले से ही एक और एक्स्ट्रा सीपीयू लेके अपने पास रखते हैं। हालांकि इसकी रिडंडेंसी कॉस्ट यहाँ पे लगती है, मतलब आपने डुप्लीकेट डेटा स्टोर करके रखा हुआ है काफ़ी जगह। लेकिन इससे बेटर है कि आप क्लाइंट ना लूज़ करो, इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है।
नहीं तो आपका एक सर्वर पूरा कंप्लीट दिन के लिए एकदम बंद ही हो जाएगा। तो हम बैकअप सर्वर अपने सिस्टम में लगा के रखते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब रमेश वर्टिकल स्केलिंग करते करते एक तरह से लिमिट रीच कर चुका है कि अब ज़्यादा वो खुद से अकेले काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। तो अब रमेश क्या करेगा, और ज़्यादा स्टाफ को हायर कर लेगा। और ज़्यादा स्टाफ को हायर करा मतलब उसकी स्टोर जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब जो स्टोर रमेश की है वो यहाँ पे इस तरह थोड़ी बड़ी स्टोर है। इंस्टेड पहले सिर्फ एक काउंटर हुआ करता था बिलिंग के लिए, अब रमेश ने 3 काउंटर ओपन कर लिए। रमेश ने 3 काउंटर ओपन कर लिए। ठीक है, तो सेम सीपीयू के लैंग्वेज में हम समझे, सिस्टम डिज़ाइन के कंसेप्ट में हम समझें, तो आपने 3 डिफरेंट सीपीयूज यहाँ पे परचेज कर लिए और ये तीनों पैरेलली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब अब आप एक साथ 3 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। सेम रमेश यहाँ पे एक साथ 3 कस्टमर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है, 3 टाइम्स हो गई है। ओके, नाउ इसके बाद रमेश का कस्टमर स्टाफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी खोज पोछ है। मतलब एक काउंटर यहाँ पे जो सामान को लाकर वापस यहाँ पे रख रहा है, फिर सामान को लाकर वापस से यहाँ पे मतलब कस्टमर से ऑर्डर्स ले रहा है, बिलिंग कर रहा है, फिर सामान को पैक भी कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगर हैंडल इस तरह नहीं कि एक स्टाफ का पर्टिकुलर टास्क यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, कि ये स्टाफ कभी बिलिंग पे चला जाता है तो कभी पैकेज सामान पैक करने चला जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे रमेश क्या करता है कि सारे स्टाफ की ड्यूटी को बांध देता है। मतलब क्या, ये जो 3 स्टाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे सिर्फ बिलिंग करेंगे, कस्टमर को हैंडल करेंगे। सामान को पैक करने का काम जो है पीछे जो स्टाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं वो करेंगे। उनको इस सामान का प्राइस कितना है, क्या है, कैसा है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब भी यहाँ से ऑर्डर आएगा, यहाँ पे बस इन स्टाफ को सामान कलेक्ट करना है, पैक करना है और काउंटर पे जमा कराना है। किस कस्टमर ने सामान मंगाया, कितना मंगाया, इसका कोई नॉलेज इनको ज़रूरत नहीं है। इनको बस जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं यहाँ से उनको पैक करके काउंटर पे जमा करना है। ठीक है, तो सेम इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस। मतलब क्या कि आपके पास 3 एप्लीकेशंस हैं। एक आपकी वेबसाइट हो जाती है और एक आपका ऐप हो जाता है। अब दोनों ही जो एप्लीकेशन है वो हैंडल सेम यूज़ है। मतलब यूज़ केस दोनों का सेम है कि दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। एक सिंपल सी वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट शो होते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट शो होते हैं। तो बेटर है कि आप इनके लिए कॉमन सर्विस क्रिएट कर दो इंस्टेड ऑफ कि एक इंटीग्रेट एपीआई बनाओ जहाँ पे वेब और एपीआई दोनों साथ में ही बनी हुई है। इसको हटा के आप एक सेपरेट माइक्रो सर्विस बना दो बैकएंड की, जो ऐप से भी डेटा कॉन्फ़िगर करे और यहाँ से भी करें। ठीक है, अब सेम इसको आप और ऑप्टिमाइज़ करना चाहो तो अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वेबसाइट पे भी सेम लगा सकते हो, ऐप पे भी है। तो आप इसको अलग कर दो, अपना यहाँ पे एक अलग से ऑथ सिस्टम बना लो जो वेबसाइट पे भी एप्लीकेबल हो और आपकी ऐप के एप्लीकेशन पे भी हो। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो सर्विस। मतलब आपने एक पर्टिकुलर सर्विस ऐसी बनाई जिसका पर्टिकुलर टास्क है, सबको अलग अलग कर दिया है। ओके, देन अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होता है कि रमेश जो यहाँ पे काम कर रहा है, अब इसका स्टोर काफ़ी बढ़ चुका है। तो रमेश का एक स्टोर यहाँ पे सपोज़ करो पुणे में है, दूसरा स्टोर रमेश का मुंबई में है। एक स्टोर पुणे में है, दूसरा स्टोर मुंबई में है। रमेश ने एक इन्वेंट्री परचेस कर ली स्टोर हाउस, कहाँ पर, नागपुर में। नागपुर में इन्वेंट्री परचेस कर ली। अब सपोज़ करो क्लाइंट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया मुंबई वाले में कि हमें ये सामान डिलीवर करवाना है अपने घर पे, ऑनलाइन डिलीवरी। अब मुंबई वाले स्टोर में सामान अवेलेबल नहीं है तो वो नागपुर के स्टोर पे कम्युनिकेशन होगा, यहाँ से फिर वो सामान कस्टमर के घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीकपलिंग। कि स्टोर में आपके पास जगह नहीं है इकट्ठा सामान रखने की। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, कुछ सामान आपने मुंबई में अभी स्टोर में अवेलेबल है, कुछ पुणे में है, ज़्यादा सामान हो रहा है तो आपका नागपुर के इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीकपलिंग। मतलब कि आपने जो अपनी मशीन से इंस्टेड ऑफ सिर्फ सिंगल प्लेस इंडिया में रखने की बजाय आपका जो सर्वर है वो एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अलग अलग डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड करा रखा है, जिससे क्या होगा कि जो जगह ज़्यादा पास पड़ेगी, जो जगह ज़्यादा पास पड़ेगी वहाँ से आप जो है रिस्पॉन्स हैंडल करके डिलीवर कर दोगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डीकपलिंग। डीकपलिंग मतलब आपने अलग अलग जगह पे यहाँ पे अपना जो सर्वर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, और इसको हम एक और कंसेप्ट बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ओके, नाउ अब सपोज करो रमेश की शॉप और जो भी सुपरमार्केट है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर है वो एक ही काउंटर पर लाइन लगा खड़े हो गए। हालांकि काउंटर 3 है, लेकिन कस्टमर सिर्फ सिंगल काउंटर पर लाइन लगा खड़े हो गए। तो इससे क्या हो रहा है कि ये काउंटर बिल्कुल फ्री है, जबकि ये कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दोगे। जब भी कस्टमर इंटर करेगा तो आप लीस्ट नंबर, जहाँ पे कस्टमर का बहुत कम है, लीस्ट है, उस जगह पे अपने कस्टमर को, क्लाइंट को भेज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोड बैलेंसिंग। मतलब आपके पास 3 सर्वर है, यहाँ पे आपने एक लोड बैलेंसर लगा दिया है। ये रिक्वेस्ट को लेगा, जिस सर्वर के पास कम से कम रिक्वेस्ट रहेगी उस सर्वर को सेंड कर देगा। तो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती है। ठीक है, उसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपकी राउंड रॉबिन हो गई, सर्वर्स में यूज़ होती है राउंड रॉबिन, देन लीस्ट कनेक्शंस, ये सारे डिफरेंट जो लोड बैलेंसिंग मेथड्स होती हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब अब यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता था, कस्टमर को अगर सामान, अभी क्या हो रहा है, कस्टमर को, अब रमेश के पास एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो कस्टमर को सामान देते हैं ना स्टाफ मेंबर, तो उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। क्या प्रोसीजर, कि जब वो सामान देगा तो उनको पहले इन्वेंट्री में से वो सामान को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये एंट्री करना पड़ेगा उनको बुक में। देन कस्टमर का बिल बनाना पड़ेगा, एंड देन जो डिलीवरी पर्सन है उससे बात करना पड़ेगी ताकि सामान डिलीवर हो सके। ठीक है, अब इनमें से इसके चक्कर में क्या होता है कि तब तक, जब तक ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती ना, कस्टमर को पूरा वेट करना पड़ेगा कि उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है या ऑर्डर प्लेस हुआ भी नहीं है, तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या, अब तो रमेश यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है कि आप दोनों, इन तीनों प्रोसीजर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसीजर है, आप कस्टमर से कैश ले लो, बिलिंग करा लो और उसके ऑर्डर ले लो। बिलिंग करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर दो, कस्टमर को बोल दो ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। आप जो इन्वेंट्री है वो खुद में खुद देख लो, और जो डिलीवरी गाय से पर्सन में बात करना है वो सब हम बैकएंड में बिहाइंड द सीन कर लेंगे। कस्टमर को इतना लंबा वेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेम आपकी अप्लीकेशंस में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं डीकपलिंग। डीकपलिंग मतलब क्या, कि सपोज़ करो आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आपने एक फंक्शन कॉल इस तरह बना रखा है कि पहले आप कस्टमर से पेमेंट लोगे, आपने कस्टमर से पेमेंट लिया, देन आप जो है इन्वेंट्री में, या फिर इन्वेंट्री को अपडेट करोगे, मतलब आपने इन्वेंट्री को रिड्यूस करा। इन्वेंट्री रिड्यूस करने के बाद आपकी एक सेकंड फंक्शन कॉल करोगे, जो डिलीवरी सर्विस है, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे कम्युनिकेट करके डिलीवरी सेट करवाओगे। ठीक है, तो मतलब सपोज़ करो 3 सेकंड इस रिक्वेस्ट को पास होने में लगे, 3 सेकंड इसको, 3 सेकंड इसको, मतलब कस्टमर को आप 3 3 6 और 9 सेकंड यहाँ पे वेट करा रहे हो जब तक कि रिक्वेस्ट पास नहीं हो जाती। और इनमें से एक भी रिक्वेस्ट अगर फेल हो गई, सपोज़ ये रिक्वेस्ट फेल हो गई, तो पेमेंट तो आपका हो गया है लेकिन ऑर्डर प्लेस आप नहीं कर पाए। आप यहाँ पे बता दोगे ऑर्डर फेल्ड।
तो एक तरह से रॉन्ग मैसेज जाता है कस्टमर के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टॉप प्रायोरिटी पे ही कस्टमर से पेमेंट यहाँ पे ले लो, पेमेंट यहाँ पे ले लो, और अलग अलग असिंक्रोनस फंक्शन कॉल करो। मतलब आप इन्वेंट्री को बिहाइंड द सीन कॉल करते रहो, जो भी आपको अपडेट करना है वो अपडेट हो जाएगी। और दूसरा फंक्शन कॉल कर लो डिलीवरी सर्विस का, कि जब भी आपका डिलीवरी सर्विस फिक्स हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपको डिलीवरी प्रोवाइडर असाइन हो गया है या फिर कुछ एरर आ गई है, तो आप उसको बैकएंड में रिजॉल्व करा लो। सबसे पहले क्या करो, आप पेमेंट लो, और जैसे ही पेमेंट हो जाए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट कॉल कर दो, ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट यहाँ पे कॉल कर दो। मतलब कस्टमर को मालूम पड़ जाए कि ऑर्डर जो सक्सेसफुल हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को डीकपलिंग, डीकपलिंग। ओके, तो अब आगे चलते, अब यहाँ पे हम आते हैं कंसेप्ट पे। रमेश का स्टोर अच्छा चल रहा है, वापस से हम अपने किराना स्टोर पे आ जाते हैं। अब रमेश को ये पता चलता है कि सेल्स तो उसकी इस महीने ज़्यादा हुआ है, सेल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है। अब उसका रीज़न रमेश को पता करना है। तो रमेश क्या करेगा, अपने स्टाफ मेंबर को बोलेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करो। मतलब क्या, जितने भी सेल होंगे यहाँ पे एक बिली एप्लीकेशन में एक मैट्रिक्स और लॉग बनेगा, और ये यहाँ पे बताएगा कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितने प्रोडक्ट रिटर्न्स हुए, सारी डिटेल्स यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया है, क्या फ्रॉड हुआ है, ये सब यहाँ पे मालूम दिखेगा सामने। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉगिंग, और हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स। तो ऐसा करने से रमेश को ये पता आइडेंटिफाई हो पाता है कि इसके सेल तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे प्रोडक्ट, लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है रिटर्न हो जाते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वापस से रिटर्न हो जाते हैं। तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा सेम हमारा कंसेप्ट आता है सिस्टम डिज़ाइन में भी, लॉगिंग का। फॉर एग्जांपल, एक ही यूज़र, आप एक लॉगिंग सिस्टम बनाते हो, जितनी भी एप्लीकेशन में एपीआई कॉल हो रही है, कहाँ कहाँ से हो रही है, सबको एक डैशबोर्ड में प्रॉपरली अच्छे से दिखाते हो ग्राफिक के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटेंसिबिलिटी। सपोज करो, मतलब क्या, कि सपोज करो आपने एक स्टोर बनाया, रमेश ने स्टोर बना रखा है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट जो सामान रखने के लिए होते हैं, कॉलम्स, उनको वॉल बना दिए, मतलब सीमेंट से बने हुए हैं। अब रमेश को यहाँ पे फार्मेसी के प्रोडक्ट्स ऐड करना है, लेकिन कॉलम्स जो है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा कि छोटे कॉलम्स को, मतलब कॉलम्स को इस तरह एडजस्ट करो कि सामान और ज़्यादा आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रमेश ने सीमेंट के बना रखे। तो रमेश क्या कर, अब उसको चेंज करना है तो पूरा कॉलम को तोड़ो और वापस से रीस्टोर करो। इससे बेटर है कि आप मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ले लो, मतलब लोहे के, आयरन के जो स्टैंड्स होते हैं वो लगा लो, उनको ऊपर नीचे कर दो, ताकि फार्मेसी के प्रोडक्ट्स और इनके हिसाब फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो ईजीली हो जाए, ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पे होता है एप्लीकेशन में, कंसेप्ट आता है एक्सटेंसिबिलिटी का। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब अपनी एप्लीकेशन को इस तरह इजीली डिज़ाइन करते हो कि फॉर एग्जांपल सिंगल यूज़ कंपोनेंट, आप एक लॉगिन फॉर्म बनाते हो इजीली, या फिर एक इनपुट फील्ड बनाते हो, आप उसको इस तरह डिज़ाइन करते हो कि वैलिडेशन जो है ये इनपुट फील्ड आप दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब आप कुछ नए फीचर ऐड करना चाहते हो कुछ भी इन फ्यूचर में, तो इजीली आप ऐड कर पाओ, आपको ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे करना ना पड़े, ओके। इसके बाद हम चलते एक लास्ट कंसेप्ट हमारा समझ लेते, लो लेवल डिज़ाइन वर्सेस हाई लेवल डिज़ाइन। दोनों में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि सपोज़ वापस हम रमेश अपनी किराना स्टोर पे आते हैं, कि रमेश ने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे मेरा स्टोर होगा, इतने में स्टाफ मेंबर्स मेरे को लगेंगे, ये सामान मैं रखूँगा, ठीक है, ये सामान मैं रखूँगा, इस तरह से कस्टमर का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब रखेगा, इतना लगेगा। तो पूरा ओवरऑल इस तरह एक ग्राफ बनाया जाता है और एक एक्सेल शीट बनाते हैं। सपोज जो प्लानिंग का मटेरियल यहाँ पे लेते हैं, इसको बोलते हैं हम हाई लेवल डिज़ाइन, जो ऊपर ऊपर से रमेश ने यहाँ पे कर रखा है, हाई लेवल डिज़ाइन। सेम सिस्टम में भी है कि आप डेटाबेस कौन सा लोगे, रिलेशनल डेटाबेस या नॉन रिलेशनल डेटाबेस, आप
क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कौन सी लोगे आप, नेक्स्ट जेएस लोगे, एंगुलर लोगे या फिर रूबी ऑन रेल्स लोगे। आप बैकएंड में क्या लोगे, आप बैकएंड एप्लीकेशन अलग से बनाओगे एपीआई की या फिर क्लाइंट सर्वर में इंटीग्रेट करके रखोगे। ठीक है, और कौन कौन से आप टूल्स को यूज़ करोगे, पेमेंट सिस्टम कौन सा यूज़ करोगे, ये सब आप यहाँ पे डिसाइड करते हो हाई लेवल डिज़ाइन में। अब लो लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि आप कोड स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, आपका कोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको हम बोलते हैं लो लेवल डिज़ाइन। ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइन का पूरा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।